आदाब नमस्कार, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। दोस्तों, कांग्रेस ने अपना तेलंगाना से और कहें तो तेलंगाना में कल बड़ी रैली करके अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। उससे पहले एक दिन पहले भी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया गया था, लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन किया गया वो तेलंगाना से किया गया। और तेलंगाना इस वजह से भी खास है क्योंकि कल जो कांग्रेस की रैली में जो भीड़ शामिल हुई थी, कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी नेता हैं उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर बीजेपी एक नारा दे रही है 400 पार का। तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो 400 हार का नारा दे रहे हैं। अभी 400 पार होगा या 400 हार होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसने काफ़ी हलचल मचा दी है इस वक्त राजनीति में। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी करा है उसमें जो 25 पॉइंट डाले गए हैं उसे न्याय पत्र बोला गया है। जबकि अगर यही हम बीजेपी के नज़रिए से देखें तो बीजेपी इसे मुस्लिम लीग से जोड़कर देख रही है। बीजेपी का कहना है कि बिल्कुल मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से मिलता जुलता है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है। इधर बीआरएस के जो नेता हैं उनमें भगदड़ मची हुई है। बीआरएस के कई बड़े नेता लगातार कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। उनको क्या गारंटियां दी जा रही हैं, उनसे क्या बात की जा रही है, तब ये खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह की भगदड़ क्यों है जबकि खुद सीएम केसीआर अब जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए हैं। वो खुद दौरा कर रहे हैं, लोगों की फसलों का दौरा कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं और तेलंगाना के जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। इस पर और कई मुद्दों पर आज की चर्चा होगी और इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ श्रीनिवास साहब हैं। टीआर श्रीनिवास साहब मेरे साथ हैं, बीजेपी स्पोक पर्सन हमारे साथ, बहुत सीनियर लीडर हैं। श्रीनिवास साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे मुंसिफ टीवी में। और सलाउद्दीन लोधी साहब हैं, बीआरएस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। सलाउद्दीन लोधी साहब जुड़े हैं और जल्द ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बराह रास्त यानी कि ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ेंगे अशफाक खान साहब। मैं उनसे भी सवाल लूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा श्रीनिवास साहब के पास और श्रीनिवास साहब से मैं कुछ सवाल लेना चाहूँगा। श्रीनिवास साहब, देखिए ठीक है, अभी जो है जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया गया है, कांग्रेस उसे न्याय पत्र कह रही है। इस न्याय पत्र को कैसे देख रहे हैं? क्यों आप जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये घोषणा पत्र जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से मिलता है? बहुत बहुत शुक्रिया मोनिस साहब, ये डिबेट के लिए बहुत अहम है। अभी जो इलेक्शंस पास में आ रहे हैं और कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र, जो न्याय पत्र या मैनिफेस्टो के लीजिए जो उन्होंने जारी किया है, उसमें मैं एक बेसिक, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैं फैक्ट्स पे आऊँगा, डेटा पे आऊँगा। ठीक है। जो हमारे राहुल गांधी जी कल जो तेलंगाना में जो बोल रहे थे जी कि हर घर से एक लेडी अक्रॉस इंडिया उनको 1 लाख रुपया उनके सालाना उनको मिलेगा। मैं एक डेटा पूछना चाहता हूँ, अगर 140 करोड़ हम लोग हैं, अगर मैं औसतन ले लूँ, अगर 1 डिवाइडेड बाय 4 अगर एक फैमिली है, एक लेडी, तो 35 करोड़ होंगे। बिल्कुल 35 करोड़ में 1 लाख 35 लाख करोड़। हमारा जो यूनियन बजट है, यूनियन बजट में बोल रहा हूँ, जो निर्मला सीतारामन जी जो पेश किया था, वो रिसीप्ट्स हमारे पास 30 लाख करोड़ आता है। ठीक है। एक्सपेंडिचर 47 लाख करोड़ से है। ठीक है। अब मेरे को समझ में नहीं आता, ये छोटा सा सिंपल मैथमेटिक्स जो है कांग्रेस क्यों नहीं करती? हर बार ये कुछ ना कुछ ऐसा करती है। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी कांग्रेस का जो न्याय पत्र जो उन्होंने तेलंगाना में रिलीज किया जी, वो तो उसमें न्याय तो कर नहीं सके। जैसे ऋण माफी है, हमारे किशन रेड्डी साहब आज ही पूछ रहे थे, भाई क्या हुआ, तुम ये अपने खेडूतों का ऋण माफी की बात कर रहे थे, क्या हुआ? अब तक तो बात हुई नहीं क्योंकि 3.5 लाख का फिस्कल डेफिसिट है। अब आते हैं आपका ये मैनिफेस्टो पे। ठीक है। 10 पॉइंट एग्जैक्टली है। हाँ। कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस तो जब से तेलंगाना इलेक्शन हुआ है, तेलंगाना में भी ये बात कही गई थी श्रीनिवास साहब। मगर हाँ, मुद्दे की बात यह है, गौर फरमाने की बात यह है जी, उनके एक दिग्गज नेता श्री आनंद शर्मा जी, जो इंदिरा गांधी के टाइम से, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक लेटर लिखा खड़गे जी को। उन्होंने बोला, दिस इज गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कांग्रेस एंड अगेंस्ट द आइडियल्स ऑफ इंदिरा जी एंड राजीव जी। ये उनको दरकनाक करते हुए ऐसे इन्होंने आवाज लगाई। दूसरा बोलते हैं रिजर्वेशन 50% से। देखिए 50% सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब ने सोच समझ के 50% का सीलिंग लगा है ताकि बैलेंस रहे सोसाइटी में। ये क्या करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए करना चाहते हैं, गॉड नोस। ये अलाइज का प्रेशर है।
डिसमिसिंग मणिपुर गवर्नमेंट। भाई ठीक है, आप मणिपुर गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके सालों से आपका नॉर्थ ईस्ट पूरा आपके पॉकेट का था, सोच रहे थे, मगर कुछ तो उसका तर्क होना चाहिए। आप इनडायरेक्ट अलाउइंग ऑफ शारिया अगेंस्ट यूसीसी। देखिए आप एक 1936-37 का जब आप मुस्लिम लीग और हमारे कांग्रेस का जब जन्म हुआ जी, जब इलेक्शंस हुआ था, वहाँ पे भी ऐसे कुछ वहाँ पे प्रॉमिस किए गए थे। मुस्लिम लीग ने बोला वील प्रोटेक्ट शारिया पर्सन लॉस, कांग्रेस बोलती है वील एंश्योर माइनॉरिटी पर्सन लॉस, मुस्लिम लीग बोलती है वी फाइट अगेंस्ट मेजोरिटिज्म, कांग्रेस बोल रही है वी नो प्लेस फॉर मेजोरिटिज्म। मुस्लिम लीग बोलती है स्पेशल स्कॉलरशिप्स जॉब्स फॉर मुस्लिम्स, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर वो तो यही बोल रहे स्कॉलरशिप ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड, व्हाई नॉट अदर एवरीबॉडी। हर सिटीजन को हक है टैक्स पेयर के मनी से पढ़ने का और अब्रॉड जाने का, क्यों नहीं बोलते? ये वही 80 और 85 15 वाला खेल खेल रही है। अगला, आप रिस्टोरेशन ऑफ मौलाना आजाद स्कॉलरशिप्स, ठीक है वो डिबेटेबल है। आप एमएसपी की जो आपने 2010 में स्वामीनाथन कमेटी को पार्लियामेंट में 2010 में रिजेक्ट किया, आप उसी की दुहाई दे रहे हैं। क्या बात है यार, आप जिसको रिजेक्ट करते हैं आप अपना उल्टा ही राग गा रहे हैं। दूसरा, स्क्रैपिंग ऑफ अग्निपथ स्कीम। देखिए आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में थोड़ा सा ब्रेन लगाने की बात है। आजकल लेबर इंटेंसिव नहीं है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। हमको टेक्नोलॉजी केपेबल हम वो लोग तैयार कर रहे हैं ताकि उनको पूरा एवरेज एज जो आर्मी का होता है यंग रहे, एबली रहे, फिट रहे, और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव में खेल में आजकल वो नंबर 1 रहे, क्योंकि आजकल के जो सब आर्मी से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। स्नैपिंग ऑफ जीएसटी, बोलते हैं हम एक सिंगल जीएसटी लगाएंगे। आपको पता है मलेशिया ने यही किया था, पूरा बर्बाद होकर उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर कुछ तो केस स्टडी पढ़ लो यार दूसरों के कंट्री से, ऐसे ही अब जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता उसको आप स्क्रैप कर दोगे। और आपने फिलिस्तीनियों का आपने सपोर्ट के लिए बोला, वो हमने भी बोला भाई वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी, वी सपोर्ट 2 नेशन थ्योरी, जो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ने एक बार नहीं बहुत बारी बोला। अ जस्ट solution for Palestinians and Israelis. ठीक है, we agree with that. मगर आपने हमास का तो कंडेम नहीं किया। अब ये बोलते हैं you will repair the Indian relations with others। क्या रिपेयर करोगे भाई? हमने इतना डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, इतने इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, आप बोलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल को पूछे अब रिपेयर करेंगे? एमनेस्टी इंटरनेशनल और बाकी एनजीओज का सहारा लेंगे? ये बात हो रही है। अब इतना सब देख के मेरे को लगता है ये कोई एनजीओ रिटर्न फिलॉसफी है, एनजीओ रिटर्न मैनिफेस्टो है, जो पब्लिक जानती है सब कुछ। आपने कॉपी पेस्ट किया है 2014 का, 19 का, कुछ ना कुछ डाल दिया, आपने कुछ डालना था। और मैथमेटिक्स आपने कुछ किया नहीं है, कुछ तो कर लो भाई, कुछ तो कर लो। ठीक है श्रीनिवास साहब, देखिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है, जल्द ही बीजेपी का भी घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। क्या आपके भी कुछ इस तरह के पॉइंट आने वाले हैं जिससे वाकई जनता को लाभ मिल सके, खासकर तेलंगाना के लिए? क्या केसीआर की इस बार स्ट्रेटेजी है? क्योंकि अब वो खुद खुल के पॉलिटिक्स में सामने आ चुके हैं, और जैसे ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए सीधा वो जो है किसानों के खेत में पहुंच जाते हैं और उनसे उनके हालात जानने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से इस पूरी पॉलिटिक्स को आप देख रहे हैं? और कांग्रेस का रैली करना तेलंगाना में अपने मैनिफेस्टो को लेकर, इसे कैसे देखते हैं आप? ये मेरे से पूछा आपने? नहीं, मैं सलाउद्दीन लोधी साहब से पूछ रहा हूँ सवाल। जी जरा फिर से पूछिए थोड़ा। सलाउद्दीन लोधी साहब, सवाल बिल्कुल साफ है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 10 सालों तक आपने सरकार चलाई। आज एक दिन पहले यानी कि कल सैटरडे को जो है राहुल गांधी यहाँ रैली करते हैं। रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, वो किस तरफ इशारा कर रही है? क्या यहाँ पर केसीआर कमज़ोर हो रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब केसीआर क्योंकि खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में नज़र आ रहे हैं और वो लगातार किसानों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या वाकई केसीआर का जो जादू था या वो ऑरा था वो कम होता नज़र आ रहा है, या वाकई उनके एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद वो बढ़ जाएगा? देखिए केसीआर साहब का जैसे ही पब्लिक में आना हुआ तो काफ़ी कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई जी, जो उनके साथ गलत सलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे एक शख्सियत के खिलाफ में। और कांग्रेस पार्टी जो है
मौजूदा हालात में जो 100 दिन उसके हो गए, हम ये इतने गारंटीज में हम सक्सेस हुए बोल के बता रहे, एक 100 बेनिफिशियरीज का भी नहीं बता सकते वो लोग। और केसीआर फील्ड पे आने के जो किसानों के पास जाने का मतलब क्या है कि वहाँ पर पावर बराबर नहीं मिल रहा, पानी बराबर नहीं मिल रहा, और टैंकर्स जो आ रहे हैं उसका पेमेंट करना पड़ रहा पब्लिक को। इसके लिए वो उनके के कमजोरियाँ उजागर करने के लिए पब्लिक के जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके लिए उन्होंने रोड पे आए, पब्लिक में आए उन्होंने। और केसीआर जो है एक मर्द आहान है, उनका जो है कोई उनका ग्रेड कम होने वाला नहीं है। और उन्होंने आने से ही कांग्रेस पार्टी काफ़ी बौखलाहट का शिकार हो गई है। रही रैली की बात, भाई आजकल ये पॉलिटिकल सीजन चल रहा है, अभी इलेक्शन का टाइम है, तो पब्लिक तो हर जगह आएगी। तो यहाँ पर राहुल गांधी भी आए हैं, उन्होंने भी पब्लिक मीटिंग लिए हैं। अब मैं राहुल गांधी जो अभी मैनिफेस्टो दिल्ली में जो रिलीज करे थे 25 पॉइंट्स का, वहां पर एक बात उन्होंने बताई थी जो पेज नंबर 18 पे है उनके, हाँ। 22 पे भी है कि जो पार्टी के एमएलएस एमपीज इधर से उधर दूसरी पार्टी में जम करते, डिफेक्शन करते वो लोग, उन लोगों के लिए हम एक कानून बनाएंगे, हम उसके लिए अमल करेंगे कि जो है कोई रद्द ऐसा इधर का उधर नहीं जा सके ऐसा। तो मैं राहुल गांधी जी से, रेवंत रेड्डी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास के जो प्रेजेंट एमएलए जो वहाँ पर गए हैं, उन अब तक ना वो रिज़ाइन करे हैं, ना ही आप उनको जो है ना रिज़ाइन करवाए हैं। राहुल गांधी की गारंटी को मानेंगे या ये रेवंत रेड्डी के अमल को मानेंगे हम? अब जैसा राहुल गांधी अडानी आप तो हाईकोर्ट चले गए ना उनके खिलाफ। भाई हाईकोर्ट तो हम गए, खुद कांग्रेस की उनकी जो सेकंड कैंडिडेट थी विजया रेड्डी जी, उन्होंने भी कहा हाईकोर्ट में, उन्होंने भी डाले उनको डिस्क्वालीफाई करना है बोल के। तो बात यहाँ पर लीडरशिप की है, सेंट्रल लीडरशिप की, कि एक तरफ राहुल गांधी वो बात बता रहे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवंत रेड्डी की या उनके कोलिग्स की जो पॉलिसी है, वो दोनों में काफ़ी अंतर आ रहा। कि राहुल गांधी ये बोल रहे थे जबकि आप अगर उनको पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करवाए उनकी, तो आप उनको रिजाइन करवाना था, डिस्क्वालीफाई करना था। स्पीकर के पास पिटीशन पड़ा हुआ है उनका, क्यों उस पर अमल नहीं हो रहा? पहली बात यह है। और रही बात सेंट्रल, राहुल गांधी का स्टेटमेंट अलग रहता, स्टेट गवर्नमेंट का रद्द अमल अलग रहता। जैसा राहुल गांधी अडानी का मसला उठा के सस्पेंड भी हो गए थे, सब ने पूरा मामला खराब हो गया था उनका, फिर वो सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पे उन्होंने वापस मेंबर तकर्रुर पाए उन्होंने। तो वैसे राहुल गांधी के बोलने पे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अमल नहीं कर रही। लंदन में जो है अडानी के जो बेटे और अडानी से खुद रेवंत रेड्डी मिलके हाथ मिला के उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर तेलंगाना के अंदर करवा रहे उन्होंने। तो ये जो है ना उनकी सेंट्रल हुकूमत की एक पॉलिसी है, सेंट्रल लीडर्स की एक उनकी अलग एक बात है, इनकी एक अलग बात है ये। तो यहाँ पर अमल करके बताओ कोई भी चीज। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनमें आपस में जो है एक इत्तेफाक नहीं है। राहुल गांधी कुछ और कहते हैं, यहाँ की लीडरशिप और कुछ और कहते हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए, उन्होंने अडानी का नाम लेके सस्पेंड हो गए थे, और यहाँ पर उन्होंने जो है अडानी से हाथ मिला के, उनके बेटे से हाथ मिला के इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर उनको लेके आए। ये इल्जाम तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी लगाए थे, क्योंकि राजस्थान में भी कई कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अडानी को दिए गए थे, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिए गए थे। ये कांग्रेस ये इल्जाम तो लगातार लगाते रहे हैं बीजेपी पे। नहीं, ये लगाए हैं, लेकिन जो आदमी जो अडानी के इशू के ऊपर सस्पेंड हुआ राहुल गांधी, उसका ख्याल रखना था इन्होंने, वो नहीं रखते हुए यहाँ पर उससे हाथ मिला लिए। क्या उनके परमिशन से कर रहे उन्होंने? तो इसका मतलब है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये बात समझ में आ रही है जी। और अभी हमारे श्रीनिवास भाई बता रहे थे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग, क्या मुस्लिम लीग पार्टी जो है हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले की पार्टी है वो, और जब आपका वजूद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी का, उस टाइम की दो नजरियात ने बड़ी पार्टियां, एक कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग थी, वो दोनों मिलके ही इलेक्शन ने मतलब ये एजिटेशन चलाए, सब मिलके करे। तो आप ये बात उससे जुड़ने के मायने क्या हो रहा कि आपका जहन बिल्कुल साफ नहीं है।
क्योंकि मुस्लिम लीग का रेफरेंस देने की क्या जरूरत है। मुस्लिम लीग यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर अपना एक मुकाम रखती है, भले ही वो कमज़ोर हो गई है लेकिन अपना एक मुकाम रखती है। कोई उसके पास फिरका परस्ती की कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह का कोट करना कि मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, ये सब जोड़ना, और आप अभी नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मणिपुर को क्यों नहीं जाते उन्होंने, क्या वजह थी? आप अरुणाचल प्रदेश जो है नेहरू के ज़माने में ज़मीन गई बोले, अरे आप हर बुराई की चीज़ का रेफरेंस नेहरू, इंदिरा गांधी से क्यों देते, आप कांग्रेस से क्यों देते? आपके अच्छाई क्या है वो तो बताओ। आपके घोषणा पत्र में लास्ट टाइम पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ, आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाओ, आप क्या हुआ, मनरेगा का कितना यूज़ हुआ, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताओ आप। वो सब आप अपने डेवलपमेंट्स के बारे में तो कोई चीज़ नहीं बताते आप, खाली सिर्फ आपका एक ही है, ये नेहरू करा था, ये इंदिरा गांधी करी थी, ये कांग्रेस करी थी। अरे जब वो लोग रूल करे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, जब आपका वजूद ही नहीं था पार्टी का, आप उसके बुराइयों की बातें करके यहाँ पर हमारे कई को हिंदुस्तान की आवाम को नुकसान में डाल रहे हैं आप ये सब चीज़ ठीक है श्रीनिवास साहब, क्यों बार बार आपको नेहरू और इंदिरा गांधी का जो है जिक्र करना पड़ता है अपनी बातों में? सवाल जो है जायज़ है अगर हम देखा जाए तो। उन्होंने कहा कि भाई आपने 10 सालों में क्या किया गया, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दी आपने? मैं आपके इसको दो में डिवाइड करता हूँ। ठीक है। एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर मैं पढ़ रहा था, इलेक्शंस ऑफ 1936-37 इन द पंजाब एंड पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये सर्टिफाइड एक रिसर्च पेपर है। ठीक है। अगर आप कोई भी पढ़ें, अगर कोई भी गूगल करें, आपको पता लगेगा जो डीएनए जो कांग्रेस का कौन से ईयर की बात बोले? नहीं, कौन से ईयर की बात बोले? एक मिनट, मैंने आपको टोका नहीं, कौन सा ईयर? मैंने आपको टोका नहीं, आप एक मिनट रुकिए, ईयर बोल दो आप खाली। 1936 की बात है। 1936 की बात है। 47 में देश आजाद हुआ, आप वहाँ का रेफरेंस दिए, उसके बाद आर्या गवर्नमेंट, आर्या समाज का बताइए, कांग्रेस के नहीं। अजी आप अपने 10 साल का डेवलपमेंट बताओ क्या हुआ, आप कांग्रेस में आप वो बताइए। आप वो डेवलपमेंट आपके 10 साल का डेवलपमेंट क्या है, क्या है आप बताइए। आप कांग्रेस में जंप करने वाले हैं क्या? कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं होता, अपनी जो है ना शख्सियत अपनी जगह बराबर। बोलने दीजिए। ठीक है श्रीनिवास साहब, अपनी बात रखें, मैं फिर इसका देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लेटर लिखा था 130 करोड़ इंडियंस के लिए। ठीक है। उसमें एक 10 से 11 पॉइंट्स हैं, उसमें सब हेडिंग्स भी हैं, जो मैं सबको दिखाना चाहता हूं जो कैमरे पे हैं, और सबको एक पीडीएफ कॉपी सबकी ईमेल्स में आया, इवन व्हाट्सएप पे आया, इवन आपको एसएमएस भी आया जी। इसमें 75% जो हमने बोला है, नेशन फर्स्ट, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, इंडिया एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसमें सब हेडिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंडिया, गुड गवर्नेंस, युवा भारत, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कल्चरल हेरिटेज, फॉरेन पॉलिसी। 75% हमने अचीव किया है। नहीं देखिए, मैं एक क्रॉस क्वेश्चन श्रीनिवास साहब आपसे करना चाहूँगा। आपने पहले मैं लास्ट से आ जाता हूँ, आपने फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया, कहीं ना कहीं चीन के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, अमेरिका के मामले में फॉरेन पॉलिसी वो असरदार नहीं साबित हुई श्रीनिवास साहब, जो होनी चाहिए थी। और अभी आपके एक कैंपेन चल रहा था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने वॉर रुकवा दी, लेकिन हकीकत ये है कि अब जो है वॉर नहीं रुकवाई गई थी, और लोग बाग जो हैं वो उसको जो है कहीं ना कहीं सीधा एक बीजेपी से उसको कनेक्शन जोड़ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी के मामले में चाइना से आज तक हम अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते ठीक नहीं कर पाए, हम पाकिस्तान अपने नेबर से रिश्ते ठीक नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं अब जो है ये मॉरिशस और ये छोटे छोटे से देश भी हम लोगों को आंख दिखाने लगे हैं। इसे आप फॉरेन पॉलिसी की बेहतरी कैसे कहेंगे? देखिए, जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिटिक्स एक अलग सा गेम है, जो उसके जो मैक्सिमम जो उसके जो रेफरेंसेस होते हैं वो पब्लिक डोमेन में कभी डिस्कस नहीं होते। मैं आपको ऊपर से बताता हूँ, लेकिन चाइना के साथ जो लगभग कितनी मीटिंग हुई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, कितनी मीटिंग हुई चाइना के साथ उस जमीन को लेकर, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। डिप्लोमेसी में क्या होता है जी, आपके पास एक कंटेंशियस इशू होता है, आपका बायलैटरल इश्यूज होता है। आप बायलैटरल इशू ट्रेड आपको एक बास्केट में होता है, आपका कंटेंशियस इशू, ये दोनों पैरेलल स्ट्रीम में चलते हैं, और आपको दोनों जगह से आपको उसको सोल्यूशन निकाला जाता है। और अभी भी बॉर्डर इश्यूज पे हो रहा है, और बॉर्डर इश्यूज से बात हो रही है, और हमने जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिकॉज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर आप ब्रिटिश के टाइम से देखें, एक परसेप्शन लाइन है विच एवरीबॉडी नोज इट, लेकिन 26 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर इंडियन आर्मी आज भी अपना गश्त नहीं कर सकती। सर ये सब मैं आपको बताता हूं,
ये अगर आप ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब और हमारे सुना मैंने जयशंकर साहब को सुना, और उन्होंने जब एक पत्रकार ने उनसे वो सवाल पूछा उसको लेकर कि नाम बदल दिया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके घर का नाम बदल दूंगा। तो ये जवाब तो नहीं होता ना श्रीनिवास साहब। देखिए नाम देखिए हर बारी चाइना ये सब फियर साइकोसिस गेम खेलता है, माइंड गेम खेलता है। वो बोलता है कि हमारा पूरा इंडिया तक बांग्लादेश भी हमारा है, और अगर ऐसा देखा जाए तो तिब्बत और वो कैलाश पर्वत जो है पुराने द्वापर और त्रेता युग में मैं जाऊं, और शिव जी का जो वास है वो हमारा है। मैं भी बोलूं भाई हम वो तिब्बत में अखंड भारत का तो हिस्सा है ही ना वो। हाँ वो अखंड भारत का हिस्सा है। तो लीजिए फिर। हाँ वो लीजिए की बात नहीं है। देखिए नेम बदलने से ये बचकानी हरकतें हैं डिप्लोमेसी में। वो क्या सोचते हैं कि हाँ ये इलेक्शन का टाइम है, कुछ भी हम करते रहेंगे, कांग्रेस को थोड़ा फायदा हो, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका एक MOU साइंड है 2008 में, सब जग जाहिर है, वो MOU बाहर नहीं रखते। अब कांग्रेस को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें। मगर एक चीज़ है, ये नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। डिप्लोमेसी अपनी जगह पे है, टॉक्स अपनी जगह है, बायलैटरल ट्रेड अपनी जगह है। अलबत्ता आप पाकिस्तान की पूछे। ठीक है, किसानों की डबल आई की आपने बात करी, वाकई हुई क्या? देखिए नहीं हुई। आज भी किसान जो है लगातार आपकी सरकार के खिलाफ धरने देने पर मजबूर है। देखिए एक बात बताते हैं, वो जो आंदोलनजीवी जो पंजाब साइड की जो बात कर रहे थे, वो जो एक्चुअल किसान है और ये गलत है श्रीनिवास साहब। मतलब अगर कोई वाकई आपकी सरकार के खिलाफ सही आंदोलन भी कर रहा है तो आप उसे अपोजिशन की पॉलिटिक्स बता देते हैं, आंदोलनजीवी बता देते हैं। हरियाणा के कितने किसानों ने अब की बार साथ दिया, अभी किधर गया वो एजिटेशन? उन्होंने बोला हम 4 साल 5 साल 10 साल तक चलाएंगे। क्या हुआ? हरियाणा के किसानों ने साथ दिया? नहीं दिया। लेकिन किसान मरे ना, ये तो आप मानेंगे। वो तो फर्स्ट एजिटेशन में, अभी भी सेकंड वाले में भी देखिए किसान यहाँ पे हमारे पुलिस वाले भी, पुलिस कर्मियों का भी निधन हुआ, उस पर भी तो आप बोलिए ना। हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पे कोई मरा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हरियाणा से दिल्ली नहीं आ पा रहा था, इतनी तस्वीरें थी। पुलिस वाले किसानों के ऊपर फूल बरसा रहे थे साहब। देखिए एक बात बताते हैं, रेड कारपेट बिछाए थे वो लोगों को रोड पे पूरा आने के लिए। देखिए अगर इनको मस्करापन करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, डिबेट का स्तर में गिराना नहीं। मस्करापना नहीं, आप जो है ना खाली बातों की लफाजी कर रहे हैं मोदी के वजह। आप भी आप कौन सी बात करने का, आप किधर की बात कर रहे हैं? आप बात का जवाब जो देना है वो नहीं दे रहे। 1936 में क्या हुआ था उससे क्या मतलब हुआ? अजी आपके 10 साल के डेवलपमेंट बोलो ना, आप उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। 10 साल का डेवलपमेंट का पूरा स्टोरी इधर है, सबको आया है। आना और हो जाना दोनों में फर्क होता है ना श्रीनिवास साहब। देखिए साहब, ऐलान अलग बात है, इम्प्लीमेंट अलग बात है। ये हमने जो किया है, 80 करोड़ आवाम आज भी भूखी है, 5 किलो अनाज पे निर्भर है आपके। देखिए आप 10 साल में क्या करें? 80 करोड़ में 60 करोड़ करे क्या आप उसमें? डेटा है 20 करोड़ लोग जो एक्यूट पॉवर्टी का जो है उससे बाहर निकले हैं। एक्यूट पॉवर्टी जो कहते हैं ना, उससे बाहर निकले। वो उन्होंने सराहा है अच्छी तरह हमारे गवर्नमेंट को। मगर हर बार में हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया है। पहले तेलंगाना का तो देख लो, आपका वो जो डैम डूबे हैं, उसमें डैम डूबे हैं, डैम नहीं डूबे, सो फर्स्ट क्लास है, अच्छा काम कर रहे हैं। वो खाली इशू होने का था, वो इशू हुआ, रिपेयर कराने का है, रिपेयर करा लेना उसको। अरे हम करे तो हम काम करे तो ही आपको दिख के आया ना। ये आपके कोई प्रोजेक्ट बना आपके दौर में, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान में 50 ब्रिजेस कोलैप्स हो गए, उसके बारे में बात कर रहे आप। एक कालेश्वरम के बारे में क्या बात कर रहे हैं? आया दूध का स्कैम बाहर आया, अभी ACB हर जगह। अरे यहाँ पर हम आपके पास क्या नहीं हुआ? अभी तो लिकर स्कैम का भी बाकी है। अरे अभी तो बहुत है, चलते रहेगा वो। अभी आपके डेवलपमेंट्स में क्या हुआ ये बताओ आप। 80 करोड़ आवाम भी आज जो है 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है। आप ये बताना था 10 साल में हम 60 करोड़ कर दिए, बताना था। वो नहीं बता रहे आप कुछ भी। 40 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। डॉलर का रुपया कितना बढ़ गया उसके बारे में नहीं बता रहे। आपको ये पता नहीं है डॉलर का कितना डिवैल्यूएशन हुआ है? परसेंटेज ऑफ 2 रूपी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गोइंग इकोनॉमी राइट नाउ इन साउथ ईस्ट एशिया। आपको ये भी पता है? इंडोनेशिया से बहुत बढ़ गया इंडिया का पैसा, पाकिस्तान से बढ़ गया, श्रीलंका से बढ़ गया, अफगानिस्तान से बढ़ गया। ये बात सही है। था
2024 में क्या हाल है पहले वो प्रेजेंट करिए। कांग्रेस जब छोड़ के गई, हमको भिखारी की तरह एक कटोरा देके गई, फ्रेजाइल 5 में बोलते हैं उसको, गूगल करिए फ्रेजाइल 5, जब हमारी इकोनॉमी कभी भी रोड पे आने वाली थी। ये ठीक है श्रीनिवास साहब, जब कांग्रेस आपको छोड़ के गई तो आपका कहना है कि कटोरा छोड़ के गई। इधर यहाँ पे कांग्रेस कहती है कि तेलंगाना जब हमें मिला तो बिल्कुल खाली हुआ तेलंगाना मिला। वो तो बीआरएस बोलना चाहिए, बीआरएस ने क्या किया? वो बीआरएस से ही कहते हैं, वो एक दूसरे डेवलपमेंट्स के ऊपर ये तो इल्जाम है ना, डेवलपमेंट्स बहुत सारे हुए, उसके बारे में बात करो आप। ठीक है सलाउद्दीन लोधी साहब, कांग्रेस की रैली होती है तेलंगाना में, क्या वाकई जो भीड़ जुटी है कहीं ना कहीं उसमें जो है केसीआर एंड पार्टी में जो बीआरएस है आपकी, उसमें खलबली नहीं मची हुई है कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाना कांग्रेस की रैली में, किस तरह से देखते हैं? देखिए मोनिस भाई, भीड़ बहुत आ गई है, इलेक्शन का टाइम है, ये सियासत की अदा है, सानेहा कोई नहीं। दिन को खुर्शीद जगमगाता है, रात को चांद मुस्कुराता है, रौनक बज़्म कम नहीं होती, एक आता है एक जाता है। ये सिलसिला तो इलेक्शन में चलते ही रहेगा। बीजेपी के कांग्रेस में जाते, कांग्रेस के बीआरएस में, मैंने आने जाने की बात नहीं की, मैंने और कहीं जाते, ये सिलसिला चलते रहेगा, अभी इलेक्शन हुए तक चलते रहेगा। सही पिक्चर तो जो है इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद हिंदुस्तान किस मौक़िफ़ में क्या उसका मौक़िफ़ रहेगा, वो चीज़ सामने आएगी, वो उसका इंतजार करिए। कौन पस्ती में उतरता है लेकिन अभी देखना है। आपके कड़ियम काव्या ज्वाइन हो जाती हैं, उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल जाता है, और कड़ियम श्री हरि जो हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं, उनकी बेटी ही हैं काव्या, और उनको अपनी बेटी को टिकट दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। ये भगदड़ की वजह क्या है? क्या वाकई आपकी लीडरशिप इन सारी चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है, कि या वाकई अब कांग्रेस से भी ये सवाल होना चाहिए कि भाई आपका अभी इतनी बड़ी लीडरशिप है, आप इतना बड़ी जीत के साथ आए हैं, फिर आपको इतने बीआरएस के नेताओं को लेने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? भाई जो लीडर्स होते उनकी एक चीज़ ये होती है कि हर कोई पावर में रहना चाहता है, पावर के पीछे दौड़ना चाहता है वो, तो वो जो है खुदगर्जी रहती है सबकी, या कुछ गरज वाबस्ता रहती है, या कुछ उनके इलीगल बिजनेस या इलीगल काम रहते, इसलिए पावर के साथ जाना जरूरी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही बात है। पावर के पीछे जाने का मतलब ही वही रहता, कोई वीकनेस रहता, कहीं कविता वो उसके लिए ही जाना पड़ता पावर के पीछे। अब ये मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, क्या अभी कड्यम श्रीहरि की लड़की को टिकट कांग्रेस वाले दे दिए, काव्या को जी दे दिए, उसकी कास्ट क्या है? उसकी कास्ट क्या है मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाते, मैंने इस बारे में वो सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट की। श्रीनिवास साहब समझ रहे मेरे पॉइंट को, मैं समझता हूँ। हाँ। उन्होंने जो है एक मुस्लिम माइनॉरिटी से शादी करी वो लड़की, अब उन्हें मुस्लिम है या एससी है, मैं ये जो है ना रेवंत रेड्डी साहब से पूछता हूँ डायरेक्ट, जो बी फॉर्म दिए, या अगर राहुल गांधी साहब ओके करे तो उनसे पूछ रहा हूँ। तो उसका पहले तो सेक्ट क्या है, कास्ट क्या है वो लड़की का जिसको टिकट दिए, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी से शादी करी थी उन्हें। तो अब ये वो जवाब तो वो देंगे उसके बारे में, और ये कोई अजब नहीं है, ये तो लोग जाएंगे आएंगे सब चलते रहेगा ये सब पूरा। हम बाउंस बैक करेंगे, इंतजार करिए इलेक्शन का पूरा रिजल्ट आने के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिकर केस में कि कविता का फंस जाना और लगातार ईडी की गिरफ्त में उनका रहना, वो कहीं बीआरएस को उसने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है? देखिए एक बात जो आम तौर से कांग्रेस पार्टी ये प्रचार करी थी कि बीजेपी की बी टीम है बीआरएस, अब ये बात सामने आ गई है कि कविता को तिहाड़ जेल में लेके जाके रख दिया गया है दूसरे और नेताओं की तरह। तो ये बात तो वाज़ेह हुई कि बीजेपी का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। लेकिन मैं ये बात इसी चीज को क्लियर करने के लिए तो कविता को अरेस्ट नहीं कराया गया। अरे कोई ऐसा भी कोई जो क्लियर करने के लिए ऐसा होता है क्या? श्रीनिवास साहब बता देंगे क्यों? श्रीनिवास साहब अगर ऐसी बात होती, मोनिस भाई आपकी बात का जवाब देता हूं, अगर यही कविता मैडम को अरेस्ट अगर असेंबली इलेक्शन से पहले कर लेते तो शायद हमारी सत्ता रहती आज यहाँ पर। तो मतलब उसकी वजह ये थी पहले डील नहीं हो पाई, इसका मतलब मेरी बात प्रचार जो प्रचार ये लोग करे कांग्रेस वाले के बी टीम है इनकी बोल के, वो प्रचार आज झूठा साबित हुआ ना। अब आज मैं आपको बोल रहा हूँ बीआरएस पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी इंटरनल
उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग से ये लोकसभा इलेक्शन तेलंगाना में लड़ रही है। लो जी लो, नया स्टोरी आ गया। मतलब अब ये बीजेपी मुबारक में, हो। तो बीजेपी इंडिया अलायंस में शामिल हुई है या जो कांग्रेस है वो एनडीए अलायंस में शामिल हुई है? मुबारक हो, बात नया बात स्टोरी यही तो मुबारक हो। है, यही तो है मोनीस अनवर साहब जी कि हम ना एनडीए में है ना इंडिया अलायंस में है। नहीं, आप नहीं है, लेकिन अब जब आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो या तो ये कांग्रेस इनके एनडीए के गठबंधन में शामिल हुई है, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ बीजेपी भारतीय जनता तेलंगाना को पार्टी लेकर। कांग्रेस पार्टी बीआरएस को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका खत्म करना, इनका पार्टी को बोल के दोनों अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये इंटरनल ठीक है। मिलके ये श्रीनिवास काम साहब से सवाल ले करेंगे। लेते हैं। श्रीनिवास साहब, आप ये बाकी तो- इसका इंतजार करिए, देखिए, श्रीनिवास साहब, लेकिन कोई हम खत्म होने वाले नहीं है और बाउंस बैक करेंगे और ताकत के साथ उभरेंगे हम। देखिए, हाँ। एक ऑन अ लाइटर नोट, जी जो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री जो है, हाँ अब शिष्य किसके थे और किस वो बीआरएस और कांग्रेस का याद है आपको? मैंने पिछले डिबेट में बोला केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों ही शिष्य हैं जी। दो सबका डीएनए मिलता है। हाँ। अब देखिए, अब ये बोलते हैं कि हमारा और कांग्रेस का डीएनए कहाँ से हो जाएगा? बात डीएनए की नहीं है, वक्तिया मतलब परस्ती है ये। हाँ। डीएनए की नहीं है। रेवंत रेड्डी की शुरुआत तो स्टूडेंट विंग कहाँ से हुई आप बताओ? मैं वही तो बोल रहा हूँ। उसका डीएनए कहाँ मिलता? देखिए, रेवंत रेड्डी की शुरुआत तो एबीवीपी से हुई, फिर वो वहां से डीएनए मिलेगा उसका। बहुत आसान है उसको वो काम तो। मगर उनका आशीर्वाद तो वहां से है ना सर। अरे घुट्टी तो वहीं से पी ली। दोनों जगह से आशीर्वाद दोनों जगह एक ही है। देखिए उसको घुट्टी तो जो है ना, आपके संघ परिवार की घुट्टी पिलाई हुई है उसको, तो वो तो असर रहेगा ही। वो तो अब देखिए, भले ही वो कांग्रेस में आ जाए, तेलुगु देशम में आ लालन पालन जाए, या और कहीं आ जाए, उसका पालन ये तो पोषण चलेगा कहाँ ही। ये हुआ? तो पालन पोषण कहाँ हुआ? सबका एक ही जगह हुआ है। नहीं, आपकी पार्टी घुट्टी जो है ना बहुत मरे दम तक असर रखती है। घुट्टी घुट्टी रहने दो। यहाँ एक ही जगह से दोनों आए हैं। नहीं, अब आना जाना तो लगा रहेगा, प्यार मोहब्बत चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीनिवास साहब, ये जो 25 पॉइंट का जो मैनिफेस्टो आया है, इसमें एमएसपी को लागू करने के लिए भी कहा है। अगर कांग्रेस वो कदम उठा सकती है एमएसपी को लागू करने के लिए, बीजेपी 10 साल में वो क्यों नहीं कर पाई? क्या दिक्कत है कि एमएसपी लागू नहीं कर पा रहे? देखिए, एक बात है जी, अगर कांग्रेस का अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और कपिल सिब्बल का भी स्टेटमेंट था यही फार्म लॉस के बारे में जी। अब उनका ओल्ड हिस्ट्री निकाल के देखिए, जो यूपीए 1 यूपीए 2 का पार्लियामेंट में स्पीच है, वो उसकी तरफदारी कर रहे थे फार्म लॉस की। नहीं, ऐसे तो अगर हम पुराने स्टेटमेंट निकाल कर देखते हैं, तो पुराने स्टेटमेंट के तौर पर बीजेपी हमेशा से जीएसटी का विरोध करती आई है। देखिए, जीएसटी लेकिन आते ही लागू की ना आप लोगों ने। देखिए, एक बात बताते हैं, अब फार्म लॉस पे रखते हैं। फार्म लॉस में स्वामीनाथन कमेटी का जो उन्होंने जो हवाला दिया है जी 2010 में, वही रिजेक्ट किया है। अब हाँ, कांग्रेस उसको लागू नहीं कर पाई, बिल्कुल सही है। सही है ना? हाँ, ये लागू नहीं कर पाई। हाँ, अब वो बोली, अब वो क्या बोल रहे हैं, हमारे एलाइस मान नहीं रहे, तो उनके यूपीए के एलाइस, क्योंकि वो पंजाब में जो अलग तरह का फार्मिंग सिस्टम और आपका प्रोक्योरमेंट होता है, सेलिंग होता है बाकी जगह से, क्योंकि आराती रहते हैं वहाँ पे, जो मिडिलमैन जो रहते हैं वहाँ पे, वहाँ पंजाब का थोड़ा अलग ही मामला है बाकी कंट्रीज के जितना, बाकी जो स्टेट्स हैं हमारे। सो अभी भी देखिए, एक बात है, अभी जो अलायंस की इंडिया अलायंस बनी है, एक गठबंधन है बहुत सारे लोगों का, जिनका खुद का उनका मफाद, उनका खुद का एक एजेंडा है। अब अभी मैं समझता हूँ ये 2000, अगर ये हाइपोथेटिकली इन्होंने जो बोला, ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हम जो करेंगे, हम अब की बार साथ में लेके, हमने अकाली दल से, हमारा शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन की बात हो रही है, नहीं हो पाया, लेकिन नहीं हो पाया। मगर यहाँ पे हमने यही बोला कि सोच विचार और टेबल पे ही करेंगे, और जो कुछ भी, जितना भी जो फार्मर्स का एजिटेशन का था, जब सेकंड वर्जन 2.0, तब भी हमने मैक्सिमम चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर ली थी। जब सुभाष अपने गोयल साहब, पीयूष गोयल साहब और दूसरे जो हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने जब उनके साथ डिस्कशन हुआ था, उन्होंने मैक्सिमम पे एक एग्रीमेंट बना था कि हम उसको आगे लेके विचार कर सकते हैं। मगर उनका जो अनरीजनेबल डिमांड्स जो विच वर नॉट रिलेटेड टू फार्म एजिटेशन, उसको भी बीच में ला रहे थे, उसके वजह से टॉक फेल हुआ। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, अगर फार्म्स तक सीमित रखते तो वो आज एक लेवल पे आता।
मगर विदाउट नॉन फार्म का जो डील्स थे वो नहीं आते। सो मेरा हिसाब से है कि 2000 ये अपने 2024 में जब हमारा गवर्नमेंट तो वापस क्या- आएगा, हाँ, जरूर एमएसपी लागू होगा। एमएसपी लागू करेंगे और सबके एजिटेशन के हिसाब से, सबके राय मशवरा राय करके। मशवरा के साथ, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अग्निपथ स्कीम, हाँ? अग्निपथ स्कीम, क्या अग्निपथ स्कीम ऐसे ही चलती रहेगी 4 साल के लिए? वो कह देखिए- रहे हैं कि ऐसे इससे तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं का, जो नौजवान लड़के हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो खतरे में है। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, किस काबिल रहेंगे वो? देखिए, अग्निपथ स्कीम क्यों लाया गया है, पहले उसको एक नज़र डालते हैं। हाँ 21st सेंचुरी में जो मॉडर्न वॉरफेयर है, हाँ जो लड़ाई आजकल हो रही है, हाँ वो 18th और 19th सेंचुरी के और 20th सेंचुरी के हिसाब से नहीं है। आजकल आपको टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, ड्रोन इंटेंसिव, और आपके जो मिसाइल इंटेंसिव, और आपके साइबर वॉरफेयर, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स आए हैं आपको। अब इस कंपोनेंट को लागू करने के लिए आपको यंग माइंड्स वो आर क्वालिफाइड इनफ, एंड ये टेक्नोलॉजी जो समझते हैं, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव जो लड़ाई है उसको लेके, और उसको यंग जो एवरेज एज जो कहते हैं ना, फाइटिंग एज जो एवरेज एज जो कहते हैं, उसको अगर नीचे लाया जाए तो एक जो रेडीनेस होती है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम जो हैं, अगर जैसे ही सरकार में आते हैं, हम इसको अग्निपथ स्कीम को ख़त्म ही कर देंगे, हम 4 साल के लिए किसी को ऐसे भर्ती नहीं करेंगे। देखिए, एक बात है, कांग्रेस का जो लिंक है एक पेंशन स्कीम के साथ है। यहाँ पे भी आपको आफ्टर अग्निपथ के बाद आपको जो भी है, आप अपने इंडियन आर्मी ने भी ट्विटर के माध्यम से क्लैरिफाई कर दिया था, जो भी ऑन द बैटलफील्ड जो शहीद होते हैं, वीर गति प्राप्त करते हैं, उनको वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो नॉर्मल आर्मी में जो रिक्रूटमेंट हुए हैं। ठीक है, आप कैसे देखते हैं सलाउद्दीन लोधी साहब, क्या अग्निपथ स्कीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस कम लफ्ज़ों में, देखिए, क्योंकि हमारे पास देश वक्त ही कम है। आवाम की फलाई बहबूदी के लिए, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए जी बिल्कुल अग्निवीर स्कीम को रद्द कर देना चाहिए। जैसा पिछले टाइम में जो रिक्रूटमेंट होते थे उसी तरह से होना चाहिए। और ये जो अग्निवीर का मेन कॉन्सेप्ट इनका ये था कि जितने भी कॉरपोरेट इदारे हैं, अडानी हो या इस तरीके के जितने भी हो, उनके पास वहाँ 4 साल ट्रेनिंग लेके इनके पास जो है वो नौकरी करे, वेल ट्रेंड होके ये लोग आना। ठीक है, इस वास्ते जो है ना वो स्कीम लगाए थे वो। तेलंगाना में 10 पार या नहीं पार? तेलंगाना में 10 पार कर रहे हैं बीआरएस? 100%। ठीक है, श्रीनिवास साहब, 400 पार या 400 हार? कांग्रेस तो कह रही है और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 180 भी क्रॉस नहीं करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को मुबारक उनकी बातें, उनका हक है कुछ भी बोले, और हमारा हक है उनको सुन के हम आनंद लें। सो हमारा तो एक लक्ष्य है, हाँ। और अर्जुन की तरह वो मछली की आंख है हमारी, चलिए 400 पार। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो अब क्योंकि जी बहुत कम लफ्जों में अपनी बात बोली। बिल्कुल, हाँ आप ये रिजल्ट देख लीजिए, कौन सी भी पार्टी, कौन सा भी गठबंधन 200 पार नहीं करने वाला है। यानी कि आप बस जो है- मेरी ये भविष्यवाणी या ये है। और लास्ट में ये बोलना चाहूँ कि मैं तमाम नाजरीन मुनसिफ के जानिब से तमाम नाजरीन को ईद की मुबारकबाद, उगादी की मुबारकबाद देता हूँ। चलिए, बहुत सबके लिए मेरी शुभकामना है। आपको- आने वाला समय हमारे सबके लिए अच्छा हो, अच्छी हुकूमत आवाम के लिए आए, ये मेरी चलिए, खुद जरूर हम आएंगे, जरूर, डोंट वरी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आवाम के हाथ में, बहुत हम जरूर शुक्रिया। आएंगे। बहुत शुक्रिया आवाम शेख। के हाथ में। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास साहब और सलाउद्दीन लोधी साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुनसिफ टीवी के इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। 400 पार या 400 हार, और तेलंगाना में बीआरएस 10 पार करेगी या नहीं कर पाएगी, ये तो अभी जल्द ही वक्त बता देगा, क्योंकि इलेक्शन में अब बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं बचा है। और कई मुद्दों के साथ लगातार हाजिर होते रहेंगे मुनसिफ टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मुनसिफ टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।